हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स से। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एट प्रेजेंट जो है हम क्लास 11th का सीएस और आईपी का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं। सीएस और आईपी दोनों में ही हमारी पाइथन लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई है। तो हमने पाइथन लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से जो है स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर जो इसका था बेसिक्स ऑफ पाइथन, पहले हमने उसे कवर किया और अब ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है दैट इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की आज ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जितने भी हमारे डाटा टाइप्स होते हैं पहले वो सारे कवर किए थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी और हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर थे। ऑगमेंटेड ऑपरेटर प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल, मॉड्यूलो इक्वल एंड एक्सपोनेंशिएशन इक्वल, ये हमारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वन रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये थे हमारे सारे अर्थमेटिक, ऑगमेंटेड असाइनमेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर। आज की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो हैं वो किस लिए यूज होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज होते हैं कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं उनका मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है या नहीं है। हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज एंड इज नॉट। ये ऑपरेटर्स आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। जितने भी आपने अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े वो सब आपने अब से पहले मैथ्स में पढ़ रखे हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, इज एंड इज नॉट। इज ऑपरेटर क्या करता है कि इसके दोनों साइड जो ऑपरेंड्स हैं अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों ऑपरेंड्स, सपोज हमने लिखा ए इज बी, तो हमारे पास दो ऑपरेंड्स कौन कौन से हैं, ए एंड बी। अगर ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। और अगर ये दोनों सेम मेमोरी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। जो हमारा इज नॉट ऑपरेटर होता है वो इज से ऑपोजिट वर्क करता है। अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज वी हैव a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 25 एंड c इज इक्वल टू 20। नाउ इफ वी विल प्रिंट a इज b, नाउ सी, आपको पता है कि पाइथन में वेरिएबल्स जो हैं वो रेफरेंस पॉइंटर्स होते हैं। तो एट प्रेजेंट ए जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, 20 को। बी जो है किसे पॉइंट कर रहा है, 25 को। और सी जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, 20 को। तो ए इज बी, क्या ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? नहीं। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। सिमिलरली इफ यू विल प्रिंट A is B, सॉरी A is C, तो A और C जो है वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ इफ यू विल प्रिंट B is C, तो क्या B और C जो है वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? नहीं। तो अगेन ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब अगर आप चाहें तो इनकी आईडी चेक कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपने आईडी चेक करना जो है सीखा था कि किसी भी वेरिएबल की अगर आपको मेमोरी लोकेशन चेक करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी, आईडी ऑफ सी, तो इस स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि ए और बी दोनों की मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है और बी की मेमोरी लोकेशन जो है अलग है। आईडी फंक्शन जो है वो क्या करता है, हमें मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जिसे हमने इसमें
दिया है, यानी कि अगर हमने id ऑफ a लिखा है तो वो a का मेमोरी एड्रेस देगा, id ऑफ b का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा एंड id ऑफ c जो है वो c का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। अगर इसी सेम प्रोग्राम में हम b की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, b इज इक्वल टू b माइनस 5 अगर हमने कर दिया तो आप देखिए b की वैल्यू क्या थी 25, 5 माइनस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 25 माइनस 5 20 बन जाएगा। तो यानी कि अब जो है b भी हमारा किसे पॉइंट करने लगेगा 20 को पॉइंट करने लगेगा। तो अब अगर इस स्टेटमेंट के बाद आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे a इज b तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा ट्रू। सिमिलरली b इज c भी अब आपको क्या रिटर्न करेगा ट्रू एंड a इज c, क्योंकि अब a b और c तीनों जो हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो तीनों ही जो है क्या रिटर्न करेंगे ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इट मे बी कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। आपने इक्वालिटी ऑपरेटर पढ़ा है रिलेशनल ऑपरेटर में, तो अगर आपको चेक करना है कि दो वेरिएबल्स की जो है वैल्यू वो सेम है या नहीं है तो उस केस में तो आप इजीली चेक कर सकते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर से। लाइक अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, आपको चेक करना है a और b इक्वल है या नहीं, तो आप a इक्वल इक्वल b लिख के चेक कर सकते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर आपने पहले से पढ़े भी हुए हैं मैथ्स में तो उन्हें समझना इजी है। तो हम ये नया ऑपरेटर क्यों पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा इक्वालिटी ऑपरेटर आपका क्या चेक करता है, जो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है ये हमारी वैल्यूज को कंपेयर करता है कि दो वेरिएबल्स में सेम वैल्यू है या नहीं है। बट जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ये उनकी मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। क्या चेक करता है ये हमारी मेमोरी लोकेशन की उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाइथन में तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस टाइप होते हैं तो वो तो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। अब अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू सेम होगी और अगर उनकी वैल्यू सेम है तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में बात तो वही आ गई कि आप चाहे वैल्यू चेक कर रहे हो या मेमोरी लोकेशन चेक कर रहे हो, बोथ आर द सेम थिंग। तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए अब आप आगे कुछ एग्जांपल्स देखिए जहां पर ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि आपकी वैल्यू तो सेम होती है लेकिन आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या हो जाती है अलग अलग हो जाती है। जस्ट सपोज आपने एक स्ट्रिंग S1 ली जिसमें आपने इनपुट करवाया ABC, ठीक है। अब सेम स्ट्रिंग आपने यूजर से इनपुट करवाई, आपने एक दूसरी स्ट्रिंग ली S2 और S2 में हमने क्या करवाया यूजर से इनपुट करवाया इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे प्रिंट S1 इक्वल इक्वल S2 प्रिंट S1 इज S2। ठीक है, अब यहां पर देखिए S1 की वैल्यू तो हमें पता है ABC, तो मेमोरी में एक लोकेशन पे ABC स्टोर्ड है, S1 उसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब S2 क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो एट प्रेजेंट हमें नहीं पता कि क्या आता है। तो जब भी कभी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो उस इनपुट को हम डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि यूजर क्या इनपुट देने वाला है। यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि यूजर ने वैल्यू दी और फिर हम चेक करेंगे कि वो मेमोरी में कहीं सेव्ड है तो हम उसे वहीं पर ले जाके पॉइंट कर दें। नहीं, जब हम किसी वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशन आती है। उस मेमोरी लोकेशन पे यूजर चाहे कोई भी इनपुट डाले। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज यूजर ने डाल दिया XYZ। अब इस केस में प्रिंट S1 इक्वल इक्वल S2 क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। नाउ S1 इज S2 ये भी आपका फॉल्स हो गया क्योंकि S1 और S2 की वैल्यू भी अलग है, मेमोरी लोकेशन भी अलग है। तो एक केस तो हमारा ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड केस। जब यूजर से हमने इनपुट लिया, सपोज इस बार यूजर ने इनपुट डाल दिया ABC।
ठीक है, ऑब्वियसली यूजर से इनपुट लिया है तो मेमोरी लोकेशन तो उसकी अलग ही रहेगी, बट दिस टाइम S1 इक्वल इक्वल S2, S1 में भी क्या स्टोर है ABC, S2 में भी क्या स्टोर है ABC, तो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बट S1 इज S2, S1 और S2 की मेमोरी लोकेशन जो है वो अलग अलग है, भले ही उनकी वैल्यू जो है वो सेम हो, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो उस केस में हमारी मेमोरी लोकेशन जो है वो हमेशा डिफरेंट होती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसे 3 वेरिएबल्स के साथ रन करके देख सकते हैं। सपोज S1 आपने लिया ABC, S2 जो है हमने यूजर से इनपुट लिया, इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, नाउ S3 इज इक्वल टू ABC। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यूजर से मतलब एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले ली और 2 स्ट्रिंग्स हमने खुद से लिए, तो S1 जो है वो किसे पॉइंट कर रही है, उस मेमोरी लोकेशन को जहां पे ABC स्टोर्ड है। S2 जो है उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गई जहां पे यूजर कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर करवा देगा। S3 जो है उसमें ABC स्टोर है, तो S3 भी किस लोकेशन को पॉइंट कर रही है, जहां ABC है। अब यूजर ने जब इनपुट दिया वो इनपुट आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा S2 का। तो सपोज यूजर ने इनपुट दे दिया ABC, तो अब अगर इसके बाद आप चेक करेंगे S1 इक्वल इक्वल S2, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर आप S2 इक्वल इक्वल S3 करेंगे तो भी आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। बट अगर आप S1 इज S2 करेंगे या फिर S2 इज S3 चेक करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। बट अगर आप S1 इज S3 चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में हमने पहले से ही वैल्यू दी थी, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे, तो ये आपको क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं तो वहां जो है हमारी मेमोरी लोकेशन अलग होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज कि जब भी कभी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, वो भी हमेशा हमारे डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। इवन अगर हमारे जो इंटीजर्स हैं वो बहुत लार्ज इंटीजर्स हैं, large integers, floating point numbers, and complex numbers. इन तीनों ही केसेस में हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होती है। इवन अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, तो सपोज आपने एक वेरिएबल लिया है i सपोज x ले लिया हमने, एक वेरिएबल x इज इक्वल टू 2 प्लस 3.5j, एक वेरिएबल ले लिया y में भी आपने सेम वैल्यू जो है स्टोर करवाई 2 प्लस 3.5j। बट स्टिल अगर आप अब यहाँ पे आप अगर x इक्वल इक्वल y करेंगे तो ये आपको ट्रू देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर आप x इज y चेक करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हमेशा डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, या फिर आपके लार्ज इंटीजर्स हो, अनलिमिटेड डिजिट्स के साथ जो होंगे वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज सभी स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह ही एक्ट करता है और दोनों जो है सेम होते हैं। दोनों सेम नहीं होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करता है, और जो इक्वालिटी ऑपरेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यूज को कंपेयर करता है। और मेमोरी लोकेशन अलग किस किस केस में होती है, जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तब हमारी मेमोरी लोकेशन जो है अलग होती है।
लार्ज इंटीजर्स के केस में मेमोरी लोकेशन हमेशा अलग होती है, फ्लोटिंग नंबर्स के केस में मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। तो ये चारों केसेस आपको ध्यान रखने हैं कि इन केसेस में अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर ही वेरिएबल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड और जो है वो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, नोट आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। बट लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने से पहले हम ट्रुथ वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस ट्रुथ वैल्यू को आप जो आपने बुलियन वैल्यूज पढ़ी थी, बुलियन में आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। आप इसे उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। बुलियन वैल्यूज में हमारी सिर्फ 2 ही वैलिड वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू का मतलब होता है कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रुथ वैल्यू जो है वो ये चेक करती है कि आपका जो वेरिएबल है वो 0 या फिर एम्प्टी तो नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए हम ट्रुथ वैल्यू का यूज करते हैं। ट्रुथ वैल्यू टेस्ट्स फॉर जीरोनेस एंड एम्प्टीनेस। तो अगर आप इसे इस तरीके से याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। दैट जीरोनेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ अ वैल्यू विल बी चेक्ड बाय द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू। अब ट्रुथ वैल्यू जो है हर डाटा टाइप में कौन कौन सी जो होती हैं जिनके लिए फॉल्स वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एक स्पेशल लिटरल हमने पढ़ा था, नन। ठीक है, नन क्या होता है, हमारा फॉल्स वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो बुलियन वेरिएबल्स हैं उनमें तो हमें पता ही है, ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स होता है, उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स पे, यानी या फिर आप कह सकते हैं हम नंबर्स पे आ जाते हैं। नंबर्स के केस में अगर इंटीजर है तो 0, डेसिमल है तो 0.0 एंड कॉम्प्लेक्स है तो 0 आयोटा। ठीक है, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अलावा कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू है, चाहे वो 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन कुछ भी है, माइनस में है, प्लस में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट 0 नहीं होनी चाहिए, वो सारी आपकी ट्रू वैल्यूज होती हैं। सिर्फ अगर वो नंबर 0 है तो हम उसे फॉल्स वैल्यू कंसीडर करते हैं, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें या फिर कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे वो हमारी स्ट्रिंग है या फिर लिस्ट है या टपल है या फिर डिक्शनरी, जितनी भी हमने सीक्वेंसेस पढ़ी हैं, इन सब सिचुएशंस में अगर ये सीक्वेंसेस एम्प्टी हैं, यानी कि अगर स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें स्पेस भी नहीं होना चाहिए, इवन अगर आपने स्पेस पुट किया है स्ट्रिंग में तो वो आपका वैलिड कैरेक्टर होता है, उसकी लेंथ 1 काउंट होती है तो वो आपका ट्रू वैल्यू में काउंट होगा। लेकिन अगर बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है कोट्स के बीच में, तो वो आपकी फॉल्स वैल्यू होगी। सिमिलरली लिस्ट में अगर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, टपल के लिए एम्प्टी राउंड ब्रैकेट्स हो गए, डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट्स। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग्स, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल या एम्प्टी डिक्शनरी है तो ये सब भी हमारी क्या होती हैं, फॉल्स वैल्यूज होती हैं। अगर इनमें आपका एक भी कैरेक्टर है, एक भी वेरिएबल है, एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी नंबर की जो 0 वैल्यू होती है वो हमेशा फॉल्स वैल्यू होती है, जो नन कैरेक्टर, जो स्पेशल लिटरल नन है वो हमेशा फॉल्स वैल्यू होता है, और सारी की सारी एम्प्टी सीक्वेंसेस जो हैं वो भी हमारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये जब हमने ट्रुथ वैल्यू पढ़ लिया है तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज और ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे और ऑपरेटर के बारे में कि और ऑपरेटर जो है वो क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है।
और ऑपरेटर हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, वो या तो हमारे क्या हो सकते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, किसी भी तरीके के रिलेशनल एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे जो हमारे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, उन ऑपरेटर्स को मिला के बनते हैं, वो सारे हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो या तो हमारे ऑपरेंड्स जो हैं वो कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, या फिर वो नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, इस टाइप से किसी भी कोई भी ऑपरेंड हो सकते हैं। ठीक है, बट जनरली जो है क्या होता है कि जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो वहां पे हमारे ऑपरेंड्स जो हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। इनफैक्ट कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज ही जो है हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। कई बार क्या होता है, हमने रिलेशनल एक्सप्रेशंस में पढ़ा था कि हम कंडीशंस लगाने के लिए यूज करते हैं। अब जब हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग्स करते हैं तो वहां पे हमें मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करना होता है। तो मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन जो है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो और ऑपरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बाइनरी ऑपरेटर है तो यहाँ पे दो ऑपरेटर होंगे, सपोज x और y। ठीक है, ये हमारा एक x ऑपरेंड है, एक y ऑपरेंड है, तो ये उनका रिजल्ट आ जाएगा x और y का। अब यहां पर देखिए, ये x जो है वो सपोज आपका कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है और y भी आपका कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है। हर रिलेशनल एक्सप्रेशन हमें या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स रिटर्न करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि जैसे x लेस देन y, y लेस देन इक्वल टू z, या फिर z इक्वल t, इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं वो या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसीलिए जो हमारे ऑपरेंड्स हैं इनकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। जस्ट सपोज दोनों की वैल्यू ट्रू हो, या फिर इट मे बी कि x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स हो जाए, या फिर x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू ट्रू हो जाए, या फिर दोनों की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाए। सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे बन सकते हैं, या तो दोनों की वैल्यू ट्रू हो या दोनों की फॉल्स हो, या एक की ट्रू और एक की फॉल्स हो। तो अब इस केस में हमारा आउटपुट जो है वो कैसे आता है, और ऑपरेटर के केस में अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी ट्रू है तो हमारा आउटपुट जो है वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो अगर हमारे दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स तो भी हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो भी हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। बट अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो और ऑपरेटर के केस में हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स में से अगर किसी भी एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो हमें रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जस्ट सपोज यू आर कंपेयरिंग 4 = 4 और 5 = 6, तो यहाँ पे हमारा 4 = ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही सिचुएशंस जो है वो फॉल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जो है हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस जहां पे हमने x और y क्या लिए हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन लिए हैं। अब सेकंड केस देख लेते हैं जहां पे सपोज हमारे जो ऑपरेंड्स हैं x और y जो हैं वो कोई नंबर, स्ट्रिंग, इंटीजर, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं है, हमारे पास कोई इंटीजर है, कोई स्ट्रिंग है, कोई लिस्ट, कुछ इस तरीके का कुछ है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम रिजल्ट जो है वो उसकी ट्रुथ वैल्यू के बेसिस पे निकालेंगे। अब सपोज x की जो वैल्यू है वो ट्रुथ वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो भी आपकी ट्रुथ वैल्यू है। उस केस में आपको रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर x की ट्रुथ वैल्यू है और y की जो है वो फॉल्स वैल्यू है, उस केस में आपको रिजल्ट अगेन क्या मिलेगा, x मिलेगा। नाउ अगर x की वैल्यू जो है
वो एक फॉल्स वैल्यू है और y की वैल्यू जो है वो एक ट्रू वैल्यू है। तो इस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा। अगर x की वैल्यू फॉल्स वैल्यू है और y की वैल्यू भी फॉल्स वैल्यू है तो इस केस में भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा। यानी कि अगर x की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट x मिलेगा, अगर x की वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट आपको y मिलेगा। इन शॉर्ट आप ये लर्न कर सकते हैं। अब ये तो हो गई लर्न करने की बात कि x और y अगर है तो सबसे पहले x की वैल्यू चेक हुई, x अगर ट्रू है तो x रिजल्ट में मिल गया, अदरवाइज x अगर फॉल्स है तो हमें y की वैल्यू जो है वो रिजल्ट में मिलेगी। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था कि और ऑपरेटर के केस में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है, अगर दोनों की दोनों वैल्यू फॉल्स है सिर्फ और सिर्फ उस केस में हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। यानी कि अब आप देखिए, जब आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसने फर्स्ट कंडीशन को चेक किया, जो भी हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है x, उसे चेक किया। अगर उसे उसी में ट्रुथ वैल्यू मिल गई तो रिजल्ट तो ट्रू होना है। अगर हमारा x जो है वो ट्रू है, चाहे वो कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन हो या कोई नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी, यानी कि अगर वो ट्रू है तो हमें सेकंड ऑपरेंड पे जाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है हमारी टाइम सेविंग होती है कि अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो हम सेकंड पर कभी जाते ही नहीं है, हमें फर्स्ट ट्रू मिल गया तो हमने रिजल्ट ट्रू जो है वो दे दिया। तो इसीलिए अगर x की वैल्यू ट्रू है तो उस केस में हमें रिजल्ट x से मिल जाता है क्योंकि हम y तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन अगर x की वैल्यू फॉल्स हो गई उस केस में हमें y को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर y ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अगर y फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो इसलिए अगर x की वैल्यू फॉल्स है तो हम y को जो है वो चेक करते हैं, तो जो भी y की वैल्यू होती है वो हमें एज अ रिजल्ट मिल जाती है। अगर y ट्रू है तो ट्रू, अगर y फॉल्स है तो फॉल्स। लेकिन जब अगर हमारे पास बुलियन वैल्यू ना हो के हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग या इस टाइप की कोई वैल्यू है तो अगर हमारा x की वैल्यू फॉल्स है तो y की वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बुलियन वाला जो हमारा ये वाली जो कंडीशन है इसमें तो हमें एग्जांपल्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा और वो कंपेयर करके इसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ये जो केस होता है ट्रूथ वैल्यू वाला, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो ये हम एक बार देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जस्ट सपोज वी आर कंपेयरिंग 0 और 0। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑपरेंड 0 है यानी कि फॉल्स है, तो हमें सेकंड को चेक करना पड़ेगा कि सेकंड क्या है और वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। अब यहाँ दोनों ही 0 0 थे तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट आउटपुट में आया, सेकंड हम कैसे कह दें कि सेकंड वाला जो है 0 है। तो उसके लिए आप कंपेयर कर सकते हैं 0 और 5। अब x की वैल्यू 0 है यानी फॉल्स है, तो किसकी वैल्यू चेक होगी? y की वैल्यू चेक हो गई और वो ही हमें आउटपुट में मिलेगी। जस्ट सपोज यू आर कंपेयरिंग 5 और 9। नाउ x की वैल्यू 5 है, 5 जो है वो ट्रू वैल्यू होती है, तो हम जो है नेक्स्ट ऑपरेंड को चेक ही नहीं करेंगे, यही जो है हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सपोज वी आर हैविंग x और स्पेस। नाउ फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो हमारी ट्रूथ वैल्यू है, तो इसलिए हम सेकंड पर नहीं जाएंगे और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑपरेंड मिल जाएगा। अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम, क्योंकि फर्स्ट जो है वो फॉल्स वैल्यू है, तो हम सेकंड को चेक करेंगे और वो जो है हमें आउटपुट में मिल जाएगी। आई होप अब आपको चीजें थोड़ी बहुत जो है वो क्लियर हुई हो कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पर एक चीज पर थोड़ा और ध्यान देना, जो मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो सेकंड एक्सप्रेशन कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। नाउ सपोज यू आर हैविंग 5 greater than 1 और a plus 3 greater than 2। अब यहां पर देखिए पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा 5 greater than 1। 5 greater than 1 इज ट्रू। जब हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू मिल गया तो सेकंड को हम एग्जीक्यूट किए बिना रिजल्ट क्या डिक्लेयर कर देते हैं? ट्रू डिक्लेयर कर देते हैं, राइट।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा a+3 ग्रेटर देन 2, ये हमारा लॉजिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो पाइथन आपको एरर देगा, वो आपको ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देगा ही नहीं, वो सीधा आपको एरर देगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आप एक स्ट्रिंग में नंबर ऐड करके आप उसे कंपेयर कर रहे हो रिलेशनल ऑपरेटर से, विच इज टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पर क्योंकि हमें फर्स्ट से ही आउटपुट मिल गया, सेकंड ऑपरेंड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इसलिए हमें एरर नहीं मिला। जस्ट सपोज अगर मैंने यहाँ लिखा होता 5 लेस देन 1 और a+3 ग्रेटर देन 2, तो इस केस में क्या होता, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और यहां से आपको क्या रेज हो जाता, एरर रेज हो जाता। तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान रखना है चीजों का कि और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। सिमिलरली अभी हम आगे एंड ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी चीजें जो है वो अलग होती हैं, बाकी सारा सब कुछ जो है प्रोसीजर सेम होता है। वहां पे सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज तो फॉल्स होता है, और उसी के बेसिस पे उसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। बट आई थिंक आज की क्लास के लिए जो है इतना ही काफी है। पहले आप इतने पार्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर नोट। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद जो है हमारा ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट ही हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमें सिर्फ इसमें इस चैप्टर में हमारे पास टाइप कास्टिंग बचेगी, दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप इतने पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और एंड अगर एक साथ पढ़ेंगे तो वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे कि दोनों के कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो पहले एक को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए स्टडी हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।